स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां की थाना सेक्टर 58 में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। अभियुक्तों के कब्जे से कार, तमंचा और कारतूस मिले हैं, तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। गौ तस्कर जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं एनकाउंटर के दौरान और इनको गिरफ्तार किया गया है, तो इनकी तलाश काफी समय से की जा रही थी और 25-25 हजार का इनाम इन गौ तस्करों पर घोषित था। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। तो आए दिन मुठभेड़ हो रही है और अलग अलग मामलों में वांटेड वांछित अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो एक बार फिर से सेक्टर 58 थाने में ये मुठभेड़ हुई है और इसके बाद पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कार मिली है, तमंचा मिला है और कारतूस बरामद हुए हैं। तो फिलहाल अब इनकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इस मुठभेड़ के दौरान भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। जो गोलीबारी हुई है उसमें इन बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तो ये बड़ी खबर, नोएडा में एनकाउंटर हुआ है और 25-25 हजार के 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। प्रीति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। तो प्रीति, कब से इनकी तलाश थी और कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए? बिल्कुल, मैं बता दूं कि कल रात की घटना है और 58 थाने की है। ये जो शातिर जो अपराधी जो मुठभेड़ में जिनका मुठभेड़ हुई है वो पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे और इन पे 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। गौ तस्कर के केस में ये लोग अरेस्टिंग उनकी हुई है। सेक्टर 58 का ये मामला है और इनकी अभी जो आगे की जो जांच है वो चल रही है कि इनके ऊपर और कौन कौन से आपराधिक जो मामले हैं वो दर्ज है। हालांकि अभी इनको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और कल जब ये 58 की तरफ से निकल रहे थे तब पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनमें से दोनों के पैर में गोली लगी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपका जानकारी के लिए। और महराजगंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी के 6 साल के बेटे का बदमाशों ने दिन दहाड़े घर के सामने से ही अपहरण कर लिया। इसके बाद बदमाश एक चिट्ठी फेंककर फरार हो गए, जिसमें परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी गई है और साथ में चिट्ठी में जिक्र है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में गांव के एक शख्स ने उनकी मदद की है। बच्चे के अगवा होने के बाद परिजन बेहाल है, पूरे इलाके में हड़कंप है। वहीं पुलिस की बात करें तो बदमाशों की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। हालांकि अब तक बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो 6 साल का ये बच्चा जिसका दिन दहाड़े अपहरण हुआ और घर वालों से 50 लाख की फिरौती मांगी गई है। 3 बजे कोतवाली क्षेत्र में बिजौली बासपार गांव है, वहाँ एक लगभग 6-7 साल का बच्चा अपने घर के सामने खेलते समय से गायब हो गया है। इसमें घर वालों की तहरीर पे कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बच्चे की बरामदगी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं जो लगातार काम कर रही हैं और इसमें कल शाम को ये कथित तौर पे एक पत्र प्राप्त हुआ है, पढ़ा हुआ मिला है, जिसमें कुछ तथ्य अंकित हैं जिनका भी परीक्षण किया जा रहा है। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तो आशीष, क्या कुछ अपडेट इस बारे में है? कोई जानकारी बदमाशों की पुलिस के हाथ लगी है? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि बदमाशों तक पहुंचा जाए और सही सलामत जो पीयूष है उसकी बरामदगी कर ली जाए। लेकिन अभी तक मैं बता दूं आपको कि 24-36 घंटे बीत गए हैं। पुलिस कल से ही 4 टीमें लगा करके सर्विलांस की मदद से कोशिश जारी है कि किसी तरीके से उसको बरामद कर लिया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता स्वयं इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं और सर्विलांस के प्रभारी और बाकी टीमों को वॉच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग पीयूष का लगा नहीं है। पीयूष के घर वालों की अगर बात करें तो उनके घर वालों का, उनके परिवार, रिश्तेदार और नातेदारों का रो रो कर बुरा हाल है और वो लगातार पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों की मांग है कि किसी तरीके से उनका बच्चा, उनका लाडला, उनका दुलारा उनके घर आ जाए। चलिए, शुक्रिया आशीष। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा सकुशल अपने घर वापस लौटे। तो पुलिस भी 4 टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही, जहां बिजली विभाग के ठेकेदार की लापरवाही 10 मजदूरों की जिंदगी पर
भारी पड़ गई। अचानक लाइन चालू कराए जाने से 10 मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है, तो उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो काम चल रहा था, तभी ठेकेदार ने बिजली चालू कर दी और इसकी करंट की चपेट में 10 मजदूर आ गए, जो बुरी तरह झुलसे हैं। 3 की हालत गंभीर है। तो हाई वोल्टेज लाइन में ये लोग काम कर रहे थे और अचानक लाइन में बिजली का करंट दौड़ गया। तो ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिसने 10 मजदूरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। 33,000 लाइन पर हम काम कर रहे थे, शिफ्टिंग वाला काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमारा शिफ्टिंग वाला काम हो गया, तो हम दूसरी जगह पे हम खम्मा गाड़ने के लिए गए। तो मतलब जो हमसे कहा कि वानी कि इस खम्मे को गड़वाओ, 33,000 का खम्मा 13 मीटर का गड़वा रहे थे हमको खम्मा का। और वो कह रहा था ट्रैक्टर वाला कि वानी कि हमारे पास ये 11 मीटर का गाड़ सकता है, 9 मीटर का गाड़ सकता है, मगर 13 मीटर का गाड़ूं तो गाड़ूं कैसे। तो उसमें दूसरी लाइन जा रही थी, हमारे 2 लाइन शिफ्ट करी है हमने, तो 33,000 में तो 1 लाइन शिफ्ट करने पे उन्होंने 1 लाइन चालू करा दी है 33। और नितिन गौतम हमारे सहयोगी मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, ठेकेदार की ही गलती और घोर लापरवाही से हम कहेंगे सामने आ रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? जी देखिए प्रीति, अगर बात करें तो जिस तरीके से जो हादसा हुआ था उसके बाद सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने उसको बखूबी निभाया और तत्काल जो घायल मजदूर थे जो उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया और उनका इलाज कराया जा रहा है, जिसमें 3 की हालत चिंताजनक है, बाकी अन्य की हालत सामान्य है। इस संबंध में जो हमारे जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो लापरवाह ठेकेदार है इस मामले की जांच कराई जा रही है। साथ ही जिसकी गलती निकल कर आई है, किस तरीके से इसमें जो शटडाउन होने के बावजूद भी करंट इसमें प्रभावित हुआ है, इसके लिए जो जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, जाँच के नाम पर मामले को टाला गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए। एक और बड़ी खबर है हमीरपुर से, जहां प्रेमी की शादी कहीं और तय हो जाने से नाराज लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की और उस वक्त गनीमत ये रही कि पुलिस की मुस्तैदी वहां पर थी, जिससे उसकी जान को बचा लिया गया। तो आत्मदाह का प्रयास इसने किया है। दरअसल जिससे प्रेम प्रसंग इस लड़की का चल रहा था, उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी और इस युवती का कहना है कि 6 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, प्रेम प्रसंग उन दोनों का चल रहा था। तो फिलहाल पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और कासगंज से खबर है, जहां सड़क हादसा हुआ और एक शख्स की जान चली गई। पिकअप ने बाइक सवारों को टक्कर मारी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नाजुक हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। और अब बात करेंगे आज होने जा रही योगी कैबिनेट की बैठक की। तो दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है, जब यूपी में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी और सभी मंत्री इस बैठक में जुड़ेंगे। हालांकि वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव है जिन पर चर्चा होगी और कईयों पर मुहर भी लग सकती है। तो इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ, उससे मुख्यमंत्री बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि अराजकता का माहौल पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में है और उसी के चलते इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। शरारतन वहाँ की सरकार अराजकता फैलाने, अव्यवस्था फैलाने और ऐसे तत्वों को जो कानून को हाथ में लेकर के
पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। ऐसे तत्वों को प्रश्रय वहां की सरकार दे रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार का यह कृत्य न केवल अराजकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है पितो और इस बार गणतंत्र दिवस खास होने वाला है क्योंकि राजपथ पर राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसकी थीम राम मंदिर है, जिसका निर्माण शुरू हो चुका है। तो भव्य राम मंदिर निर्माण और भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित ये झांकी होगी उत्तर प्रदेश की। तो इस बार गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को हम सब राम मंदिर की झांकी देखेंगे राजपथ पर। तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है उसकी थीम राम मंदिर को ही रखा गया है। तो एक बड़ी खबर है और निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है राम मंदिर के, और इसकी झलक हम सबको जब देश गणतंत्र दिवस मनाएगा राजपथ पर देखने को मिलेगी। पवन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ। तो पवन, इधर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और उधर राजपथ पर इसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। देखिए प्रीति, जिस तरह से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के भव्य निर्माण का शुभारंभ किया था, उस दिन से भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हो गया है। उसके साथ साथ पिछले हफ्ते यहां दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली झांकियों को लेकर एक बैठक हुई केंद्र सरकार के साथ में। तो उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से एक प्रपोजल था भगवान राम और भव्य राम मंदिर के मॉडल को यहां प्रदर्शित किया जाए, जिसको कि केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी। तो अब भगवान राम और जो भव्य राम मंदिर का मॉडल यहां गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलेगा। इसमें खास रहेगा भव्य राम मंदिर का मॉडल रहेगा, उसके साथ साथ भगवान राम के जीवन को लेकर जो प्रेरणादायक बातें हैं वो उस झांकी में शामिल की जाएंगी। जैसे कि जो सामाजिक सद्भाव का संदेश भगवान राम ने अपने जीवन में दिया था, चाहे वो केवट और उनका भगवान राम का संवाद हो, किस तरह से जब वो नाव में जब चढ़े थे तो केवट के पैर पखार कर उन्होंने उसके बाद उनको उनकी नाव में चढ़े थे। उसके बाद में राम और शबरी का जो संवाद है, जिस तरह से शबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। उसके साथ साथ जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद में भव्य दीपावली का आयोजन जो अयोध्या में किया जाता है, तो उसकी भी झलक यहां राम मंदिर की झांकी में बिल्कुल। तो प्रभु श्री राम के जीवन के प्रसंग जो हम सबको प्रेरणा देते हैं वो राजपथ पर देखने को मिलेंगे। और मंदिर बनने में वक्त है, लेकिन मंदिर की झांकी हम जरूर इस बार गणतंत्र दिवस में देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे मौसम की, कोहरे की मार की। तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कोहरे की चादर छाई हुई है। और ये तस्वीरों को आप जरा देखिए, ठंड भी काफी बढ़ गई है और विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में हालांकि मौसम साफ रहेगा और फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन पूर्वानुमान ये भी है कि जो आने वाले 3 से 4 दिन है वो और ज्यादा कड़ाके की ठंड से भरे रह सकते हैं। तो ये राजधानी लखनऊ की सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जहां धुंध नजर आ रही है और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, कुछ मीटर तक का ही दायरा इसमें नजर आ रहा है। तो ठिठुरन बढ़ गई है और अभी जिस तरह का पूर्वानुमान है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो उससे भी और ज्यादा शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। प्रशांत पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बताएं प्रशांत, लखनऊ की आज की सुबह, राजधानी की और बाकी हिस्सों का हाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें इस समय राजधानी लखनऊ की तो मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा वो दिखाएं कि किस तरीके से फॉग यहाँ पर पूरी तरीके से कोहरे की चादर ने राजधानी लखनऊ सहित अन्य जनपदों को भी पूरी तरीके से ढक लिया है। तापमान की अगर बात करें तो कल के अगर तापमान को देखें तो जहाँ 25 डिग्री मैक्सिमम था वहीं न्यूनतम 14 डिग्री भी वहाँ पर रहा। ऐसे में अगर बात करें तो ठंड पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। अगर सुबह की बात करें तो सुबह में कोहरा काफ़ी घना था। विजिबिलिटी की बात करें तो कल इसी विजिबिलिटी के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चौपर को आधे रास्ते से ही वापस गोरखपुर जाना पड़ा था। विजिबिलिटी काफी लो हो चुकी है, 20 कदम से ज्यादा की दूरी पर नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर बोले तो गाड़ियों की रफ्तार भी काफी धीमे हो गई है। ऐसे में बड़े हद तक लोग संभल करके अब गाड़ी चलाना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ में अगर स्कूल वाले आने वाले बच्चों की अगर बात करें तो जो उनके 9th से अपर क्लास के जो बच्चे हैं अपर क्लास के, वो भी अब धीरे धीरे जो है अपने अब निजी वाहनों का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं विजिबिलिटी कम होने के कारण। साथ ही साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी अगर आप देखें कोहरे की चादर पूरी तरीके से यहाँ पर छाई हुई है और तापमान अभी इसी तरीके से और बढ़ने के आसार है। प्रशासन भी अपनी कवायद में प्रीति जुटा हुआ है कि ठंड से लोगों को राहत दिला सके। बिल्कुल प्रशांत, तो 9:30 बजने वाले हैं सुबह के, लेकिन आपके पीछे की तस्वीरें बता रही कि धुंध अभी पूरी तरह छटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है।